नमस्ते दोस्तों। आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले आप इस इमेज को देखिए और इन दोनों पर्सनालिटीज को गेस करिए। जी हाँ, इनमें से एक पर्सनालिटी है वीर दामोदर सावरकर और दूसरी पर्सनालिटी है एम एस गोलवालकर। दोस्तों, दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें देखते हैं कि इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या चीजें की थी। उसके बाद मेन मुद्दे पे आएंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे व्यूज अच्छे ना लगे हो तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी में क्रिएट ना करें। देखिए दोस्तों, व्यूज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ बात फैक्ट्स पे ही करूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पर्सनालिटी है वो है वीर दामोदर सावरकर। दोस्तों, वीर दामोदर सावरकर या वीर सावरकर ये एक महाराष्ट्र के नासिक शहर से बिलोंग करते हैं। एक्टिविस्ट, ओरेटर, राइटर, पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी किताब है। दोस्तों, 1904 के अंदर इन्होंने अभिनव भारत की शुरुआत की। इनकी जो माता जी थी वो इनको शुरुआत से ही कहानियां सुनाती थी फ्रीडम फाइटर्स की। इसीलिए उनके दिमाग में ये शुरुआत से ही था कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है। इसीलिए उन्होंने अभिनव भारत की शुरुआत की। इसके बाद इनकी एक घटना ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। जी हां दोस्तों, उस घटना ने पूरे देश की नजरें वीर सावरकर पे रख दी। 1909 के अंदर वीर सावरकर ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द इंडियन हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये जो किताब थी उस किताब के अंदर लिखा हुआ था कि जो 1857 का रिवॉल्ट था वो एक सिपाही म्यूटिनी नहीं, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था। और लोगों को अब समझ में आने लग गया था कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिशर्स इस बात से कहीं ना कहीं नाखुश थे और इसीलिए उन्होंने इस किताब को बैन कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस किताब को मैडम कामा के पास भेजा। दोस्तों, मैडम कामा ने इनका जो फ्रंट पेज है सिर्फ उसको बदल के पूरी की पूरी किताब पब्लिश कर दी। जी हाँ दोस्तों, लोगों के मन में इंडिपेंडेंस की भावना जागी और लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि हम भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इसके बाद इनके एक दोस्त मदनलाल ढींगरा, जो अभिनव भारत के ही एक सदस्य थे, उन्होंने कर्जन विली को मार दिया और इसीलिए वीर सावरकर को पकड़ लिया। दोस्तों, इस घटना के बाद वीर सावरकर को 50 साल की जेल की गई। उसी दौरान इनको सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार में भेजा गया। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। जब लोग सेलुलर जेल का नाम सुनते थे तो उनकी रौ कांप जाती थी। इतनी खतरनाक जेल थी वो। जेल में रहते रहते वीर सावरकर ने बहुत ही मर्सी पिटीशन साइन की, करीबन 3 या 4 आग के आसपास। जो लास्ट मर्सी पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और यह दिन था 1919 का। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के प्रेशर के बाद और महात्मा गांधी के भी व्यूज लेने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हाँ, वीर सावरकर की प्ली को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 1924 में उनको रिहा किया गया और अब वो बाल गंगाधर तिलक और ऐसे लोगों के साथ जुड़ चुके थे और अपने हिंदुत्व के मुद्दे को लोगों तक फैला रहे थे। इसके बाद 1937 में उनको प्रेसिडेंट बना दिया हिंदू महासभा का। दोस्तों, वीर सावरकर अपने आप में एक महानुभूति माने जाते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो 3 चीजों पे आधारित थी। पहली, जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है वो ज्योग्राफिकल एरिया का कभी भी बंटवारा नहीं होना चाहिए। जी हां दोस्तों, वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान बने। दूसरी इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि इस्लाम और हिंदू का ओरिजिन अलग अलग हुआ है, इसीलिए वो इकट्ठे नहीं रह सकते। तीसरी जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि अगर किसी देश के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाएं बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को शो करेगा और लोगों की इंडिपेंडेंस में हेल्प नहीं करेगा। दोस्तों, ये तो था वीर सावरकर के विचार। अब इसके बाद एक पर्सनालिटी देखते हैं, एम एस गोलवलकर। एम एस गोलवलकर या गुरुजी के नाम से ये फेमस आदमी है। ये भी दोस्तों महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा स्कॉलर इंसान थे। ये इनका शुरुआत से ही मोटिव ये था कि मैं राजनीति में पांव नहीं रखूंगा। 1924 में बीएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करने के बाद इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया और ये जैसे ही आरएसएस फॉर्म हुई 1925 के अंदर,
उसके बाद आरएसएस के चीफ ने इनको अप्रोच किया और ये आरएसएस के साथ जुड़ गए। दोस्तों, एमएस गोवलकर की एक ही विचारधारा थी, अखंड भारत। इन्होंने इतना संघर्ष किया था अपनी जिंदगी के अंदर और इतनी किताबें पढ़ डाली थी, ये उस दिन के बाद से कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे। दोस्तों, इनका मानना यह था कि न्यूज़पेपर क्या ही ज्ञान प्रदान करेगा अब मुझे। उसके बाद 1937 के आते आते इनको आरएसएस का चीफ बना दिया गया और अब इनकी विचारधाराएं मिलने लगी। दोस्तों, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। जब 1948 में गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, जो कि नथुराम गोडसे ने किया था, उसके अंदर वीर सावरकर और एमएस गोलवलकर को दोनों को पकड़ लिया गया। वीर सावरकर को तो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि नथुराम गोडसे और वीर सावरकर दोनों ने मिलकर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की है। लेकिन एमएस गोलवलकर को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसके पॉलिटिकल थॉट्स बहुत ही ज्यादा अलग थे। लेकिन एविडेंस ना मिलने पे इन दोनों को छोड़ दिया गया। 1963 में वीर सावरकर की मौत हो गई। उसके बाद जो एमएस गोलवलकर थे, उन्होंने इस हिंदुत्व के मुद्दे को सामने रखा। दोस्तों, इनकी शुरुआत से ही यही धारणा थी कि मेरे को हिंदुत्व को प्रमोट करना है, वो भी बिना राजनीति के। इनको एक टाइम पे आरसी गुहा ने नफरत का मसीहा भी बोला था। जी हाँ दोस्तों, इनके जो थॉट्स थे वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहते थे। इसके बाद जैसे ही 1948 के बाद इंडिपेंडेंस मिला, इनके पॉलिटिकल व्यूज बिल्कुल भी नहीं बदले। जो होम मिनिस्टर 1948 में थे, वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस को बैन कर दिया था। लेकिन ये अकेले ऐसे लीडर थे जो उसकी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आरएसएस पे बैन हटना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आरएसएस की बहुत सारी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन भी थी। उन्हीं में से एक थी जनसंघ। जनसंघ ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा और ये बहुत ही बुरी तरह से हारा। इसको कुल ही 2 सीटें मिली। इसके बाद एमएस गोलवलकर ही एक ऐसे इंसान बचे थे जिन्होंने आरएसएस को संभाल के रखा था। जी हां दोस्तों, इतनी बुरी हार के बाद लोगों के अंदर परिवर्तन देखना आश्चर्यचकित वाली बात बिल्कुल नहीं थी। लोग अपनी जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन आरएसएस के जो चीफ थे एमएस गोलवलकर, उनका यह मानना था कि हमारा जो मुद्दा है हिंदुत्व का, वो दबना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने ही 1962 और 1965 की जो भी युद्ध हुए थे, उनमें हेल्प की थी इंडिया की। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू इनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने हेल्प की उस वॉर के टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू इनसे बहुत प्रेरित हुए। इसके बाद दोस्तों 1973 के आते आते इनकी हालत खराब होने लगी और 1973 जून के अंदर इनकी मौत हो गई। दोस्तों, मैंने आपको इन दोनों की आइडियोलॉजी समझाई है, लेकिन मेरे व्यूज नहीं है ये इन्हीं के व्यूज हैं। अब इन आइडियोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, केरला के अंदर जो कन्नौर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसके अंदर इनके टेक्स्ट लिखे हुए हैं। जी हां, वीर सावरकर और एमएस गोलवलकर के टेक्स्ट। अब वहां के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनका मानना यह है कि इन टेक्स्ट को डिलीट किया जाए, क्योंकि ये टेक्स्ट सैफ्रनाइजेशन इन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि ये टेक्स्ट हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे के ऊपर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी रिप्लाई किया है और उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होगी जब तक वो इन टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे। उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि इंडिया की पॉलिटिकल थॉट्स क्या क्या बोलते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई इंसान दास कैपिटल पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्क्सिस्ट बन जाएगा। लेकिन केरला की हाई एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु ने कमेटी अपॉइंट की है। उस कमेटी की रिपोर्ट आई है कि हाँ, ये टेक्स्ट का इंक्लूड होना सैफ्रनाइजेशन को प्रमोट करता है, इसीलिए इन टेक्स्ट को डिलीट किया जाता है। दोस्तों, ये तो चीजें हो गई एक पॉलिटिकल मुद्दे की। अब बात करते इंडिया की हिस्ट्री क्या बोलता है। पहले बात करते एशियंट हिस्ट्री क्या कहती है इंडिया के बारे में। दोस्तों, एक टर्म है ब्रह्मोद्य, जिसका मतलब होता है डिबेट्स। तो पहले जब डिबेट्स होती थी, उनके अंदर क्लैरिटी ऑफ ओपिनियंस होते थे। दोस्तों, जब मगध का राजा बिंबिसारा गौतम बुद्ध के साथ डिबेट कर रहा था, उसको ये जानना था कि ये लाइफ चलती कैसे है।
तो उसने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पूछा और उनका हर एक आंसर सुना। ये होती है डिबेट्स। इसी चीज को बुद्ध चरित्र बोला गया एक संस्कृत पोएट अश्वघोषा ने। तो हमारी एशियंट हिस्ट्री ये बोलती है कि अगर डिबेट्स के बीच में ओपिनियन की क्लैरिटी नहीं है तो उन डिबेट्स का कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग कैसे ना कैसे करके किसी की आवाज को दबाएंगे बिना उसको सुने, तो ये कहीं ना कहीं ट्रुथ को भी दबाता है। संस्कृत भाषा के अंदर भी एक श्लोक है, वदे वदे जयते तत्वबोधा। इसका मतलब यह है कि ट्रुथ तभी रिवील होगा जब हम लोग ओपिनियंस के ऊपर बात करेंगे। एल बरूरी ने 11वीं सेंचुरी में इंडिया को डिस्क्राइब किया था। उसने बोला था कि इंडिया के पास एक ऐसा ट्रेट है जो पूरे विश्व में किसी के पास भी नहीं है। उन्होंने ये बोला था कि इंडिया हर एक मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करता है। दोस्तों, वो भी इस तरह का डिस्कशन जिसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाए। ये बहुत बड़ी बात थी। यहां तक मुगल्स भी, जिनमें अकबर भी शामिल था, वो भी जब फिलोसॉफिकल डिबेट्स या डिस्कशंस होते थे तो जैन स्कॉलर्स या ओरेटर्स को बुलाता था उन डिबेट्स में भाग लेने के लिए। दोस्तों, ये थी एशियंट हिस्ट्री के अंदर। अब मॉडर्न हिस्ट्री में हमें इसका बिल्कुल विपरीत देखने को मिला। जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई इंडिपेंडेंस के बाद, उसने सारे टेक्स्ट या सारे पॉलिटिकल स्पीचेस को बैन कर दिया जो भी उनके खिलाफ थे। 1949 के अंदर अमृत राय ने एक हंस पब्लिश किया जिसके अंदर यह बताया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को कैसे सप्रेस करती हैं, यानी कि प्रोटेस्ट को कैसे दबाते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। कांग्रेस ने इसको तुरंत बैन कर दिया। आप सभी लोगों ने देखा होगा कुछ ही साल पहले, यानी कि मई 2012 में बीएसपी, एसपी, सीपीआई या मायावती की सरकार ने इल्जाम लगाए थे जितने भी एनसीईआरटी में पॉलिटिकल कार्टून्स हैं। जी हां दोस्तों, उनको बिल्कुल ये कार्टून्स पसंद नहीं आ रहे थे। अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये कहता है कि जब भी आप किसी आइडियोलॉजी को पढ़ो तो उन आइडियोलॉजी के बीच में कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, ना कि कंजर्वेटिव। और दोस्तों, ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं हुआ कि अगर कोई इंसान किसी चीज को पढ़ रहा है तो वो उसको फॉलो ही करेगा। अब ये तो वही बात हो गई कि मैं फेसिज्म को समझना चाहता हूं लेकिन मैं मुसोलिनी और मेन काफ को नहीं पढ़ना चाहता। दोस्तों, हिंदुत्व की जो भी इंटेलेक्चुअल या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों के अंदर बहुत ही गंदा भ्रम बैठा हुआ है। तो आपको मेरे व्यूज या कंटेंट पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।